लद्दाख में अभी हालात क्या हैं? लोगों में अभी भी एक डर है। सोनम वांगचुक का ये कोई पहला अनशन तो था नहीं। इससे पहले वो लेह से दिल्ली आए, उसके बाद वो पश्मिता भी जाना चाहते थे, जहाँ पे उनको जाने से रोक दिया गया। इंटरनेट की जहाँ तक बात है, अभी तक इंटरनेट पूरी तरीके से नहीं चल रहा है। जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है वो चल रहा है। जिन लोगों को पाकिस्तान की गोली नहीं मार सकी, उनको आप लोग मारने का हुक्म दे रहे हैं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है। जब आप कहते हैं कि ये एंटी नेशनल है या ये पूरे लद्दाख को वायलेंस में डालना चाहते थे, कहाँ है सबूत इसकी? यही देखा कि वो शांतिपूर्ण तरीके से कई सालों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आने वाला था, पिछले चुनाव में बीजेपी ने जो वादे किए थे उसको पूरा नहीं किया था। और बहुत अफसोस हुआ कि सिर्फ प्रोटेस्ट करने के लिए किस तरीके से लोगों को बेरहमी से वहाँ पर प्रताड़ित किया जा रहा है। 4 लोगों की हत्या हो चुकी है। जो हालात वहाँ पर लगातार बनते जा रहे हैं वो हम लोग सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ पर आई क्योंकि हम चाहते थे कि बेहतर तरीके से हम वहाँ के लोगों की जो उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है वो देख सकें। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। हम इस वक्त प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में हैं। अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। एक टीम गई थी फैक्ट फाइंडिंग के लिए लद्दाख में क्या हो रहा है। उसमें राधा कुमार जी थी जो आप सॉलिडारिटी में हैं, डॉक्टर गुंजन थी, हमारे साथ सज्जाद हैं, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि लद्दाख में क्या ज़रूरत है और अभी क्या हो रहा है, हालात क्या हैं। इंटरनेट अब तक नहीं आया। नए भारत डिजिटल इंडिया में इंटरनेट के बिना ज़िंदगी कितनी मुश्किल होगी। 4 लोगों की मौत हुई है जिसमें एक फ़ौजी है। बहुत कुछ चल रहा है। तो हमारे साथ डॉक्टर गुंजन है, सज्जाद हैं और राधा जी हैं। सज्जाद, सबसे पहले आप बताएं लद्दाख में अभी हालात क्या हैं? क्या इंटरनेट चला है? किस तरीके के अभी हालात हैं? क्या नॉर्मलसी आई है कुछ? देखिए, कहने को तो दुकानें खुल रही हैं, लेकिन लोगों में अभी भी एक डर है और एक किस्म का आक्रोश भी है, गुस्सा भी है। इंटरनेट की जहाँ तक बात है, अभी तक इंटरनेट पूरी तरीके से नहीं चल रहा है। जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है वो चल रहा है। हम उम्मीद करेंगे कि सरकार जो है थोड़ा सेंसिबली इन इश्यूज़ को डील करेगी। और जो हमने जुडिशल इंक्वायरी की मांग की है, मेडिकल कंपनसेशन और रिलीफ की बात की है, और फिर जो अकाउंटेबिलिटी सेट किए जाने की बात की है उसको सुनेगी, और फिर बैक टू हम जो है डायलॉग होंगे और बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। सरकार ने कहा है कि अगर वो फायर नहीं करते, गोली नहीं चलाते, तो प्लान था पूरे लद्दाख को जलाने का। ये एलजी साहब ने कहा है। डीजीपी साहब कह रहे हैं कि अनरेस्ट करना चाहते थे। आप लोग कह रहे हैं कि कॉम्पनसेशन दिया जाए। वो कह रहे हैं आप हकदार नहीं हैं, आपका मकसद ही हिंसा फैलाना था। और पाकिस्तान से कनेक्शन और चाइना के कनेक्शन की भी बात हो रही है। जहाँ तक कनेक्शंस का ताल्लुक है, मुझे लगता है लद्दाख को ये तमाम साउथ एशियन कंट्रीज़ का लेवल जो है वो लगाया गया है। और जहाँ तक वायलेंस का ताल्लुक है, वायलेंस को लद्दाखी लीडरशिप ने, इवन सोनम वांगचुक जी ने भी शुरू दिन कंडेम किया था। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं, जब 1 महीना पहले आप लोगों ने सीआरपीएफ का डिप्लॉयमेंट किया और आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू कहा गया कि ये डिप्लॉयमेंट लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी के लिए किया गया है, आखिर उसके बाद कहाँ फेलियर हुआ? ये तो सिक्योरिटी फेलियर है और इंटेलिजेंस फेलियर है। इसमें तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को भी अकाउंटेबल ठहराया जाना। गोली लगी, क्या वो वायलेंस में शामिल नहीं थे? वो तो जुडिशल इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा। और हमारा जहाँ तक ताल्लुक है कि वो बिल्कुल वायलेंस में शामिल नहीं थे और उनको जो है लेटा करके गोलियाँ मारी गई। और अगर कोई वायलेंस होता भी है तो सरकार के पास कभी भी प्रोटेस्ट को डील करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। बैरिकेटिंग होती है, बार्बेड वायर लगाए जाते हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है, लाठी चार्ज होता है, टीयर शेल होता है। सीधे गोली मारना मुझे नहीं लगता है कि ये सरहद पे हमने होते हुए देखा है। प्रोटेस्टर्स के साथ इस तरह का डील हमने आज तक नहीं देखा। एक चीज़ कहना चाहती हूँ। अब राधा कुमार हैं, बता दो अपने दर्शकों को, इंटरलोकेटर थी जब कश्मीर मसले पर एक कमेटी बनी थी। तो कश्मीर को, लद्दाख को, जम्मू को बहुत अच्छे से जानती हैं। मैम बताइए क्या कह रही हैं? इसी सिलसिले में मैं ये कहना चाह रही थी कि जब आप किसी पे कलंक लगाते हैं, कम से कम आपको एविडेंस तो देनी चाहिए ना, कुछ तो सबूत दिखाइए। जब आप कहते हैं कि ये एंटी नेशनल है या ये पूरे लद्दाख को वायलेंस में डालना चाहते थे, कहाँ है सबूत इसकी? मैं तो बिल्कुल नहीं मान सकती कि ये सच है। चैनल्स पे विजुअल चल रहे हैं, बीजेपी दफ्तर जला हुआ है, प्रोटेस्टर्स हैं। वो तो अलग बात है। देखिए, ये तो
3 साल से इनकी चर्चाएं चल रही हैं होम मिनिस्ट्री के साथ, वही 4 मांगों पे 3 साल से टाले जा रहे हैं। तो जब इन लोगों ने जाके बीजेपी का दफ्तर जलाया तो वो खास बीजेपी के साथ गुस्सा दिखा रहे थे कि 3 साल से आप हमें टालते रह रहे हैं। हमारी जो भी शांतिपूर्वक आंदोलनें हैं उनको आप दबा रहे हैं। आखिर ये सबसे पहला हंगर स्ट्राइक नहीं था, ये क्या चौथा या 5वां हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल था जो लद्दाखियों ने किया सिर्फ उन्हीं मांगों पे। तो ये एक लेवल हो जाती है, पर उन्होंने चुना, उन्होंने सब जगह नहीं किसी चीज़ को जलाया, उन्होंने एक दफ्तर पे हमला किया। उसको आप जस्टिफाई करो ना जस्टिफाई करो, पर आप ये नहीं कह सकते कि पूरे लद्दाख में आग लगाना चाह रहे थे। उसमें भी मैं एक चीज़ बताऊं कि हम इसीलिए जुडिशल इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये मोब कहाँ से आया, किसने वायलेंस किया है, ये भी तो सामने आना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे इस पूरे मूवमेंट को डाइवर्ट करने और इसका मिसयूज़ करने या उसको बदनाम करने के लिए रचा गया कोई साजिश हो। नहीं तो ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि उसमें कुछ मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी भी, क्या आपको लगता नहीं ठीक है? नहीं होगी, क्योंकि मजिस्ट्रेट के पास इतने पावर्स नहीं कि वो एलजी के ऊपर इंक्वायरी करे। ये तो जो आप कह रहे हैं एलजी का रोल भी सस्पिशियस है, संदिग्ध है? नहीं, जो अथॉरिटीज़ जस्टिफाई कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि अगर ये ना करते, अगर गोली न चलाते तो लद्दाख जल जाता, ये तो मजिस्ट्रेट नहीं बोल रहा है, ये तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा है। और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक मजिस्ट्रेट कोई इंक्वायरी नहीं कर सकता है, ये बायास्ड इंक्वायरी होगी और कॉम्प्रोमाइज्ड इंक्वायरी होगी। इसीलिए हम जुडिशियल इम्पार्शियल इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। गुंजन, आप लद्दाख कितने दिन थी और क्या देखा आपने? देखिए, लद्दाख हम लोग करीब 5 दिन थे, जिसमें से 3 दिन हम लोग लेह में थे और 2 दिन कारगिल में थे। और हम लोगों ने जो देखा वो आपको बयान तो नहीं कर सकते, लेकिन इतना कह सकते हैं कि लद्दाख एक खूबसूरत जगह है, बहुत शांतिप्रिय लोग हैं, जनजातीय लोग हैं जिसमें बहुत छोटे छोटे पॉकेट्स में लोग रहते हैं, दूरी बहुत ज़्यादा है, आबादी बहुत कम है। तो हम लोगों ने जो देखा वो यही देखा कि वो शांतिपूर्ण तरीके से कई सालों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बात फेल हुई है, फेलियर अगर ये है बातचीत का, तो किसकी तरफ से है, हमको ये भी सवाल करना होगा। मतलब किसकी तरफ से ये बातचीत को फेल किया गया है, क्योंकि लद्दाख के लोग तो 4 साल से कोशिश कर रहे हैं, 5 साल से। और सोनम वांगचुक का ये कोई पहला अनशन तो था नहीं, इससे पहले वो लेह से दिल्ली आए, उसके बाद वो पश्मिता भी जाना चाहते थे, जहाँ पे उनको जाने से रोक दिया गया, जहाँ पे सोलर पार्क बन रहा है। तो ये तो पूरा देश जानता ही था कि वो पहले से कर रहे हैं। इस बार क्या अचानक ऐसा हुआ है? इस बार अचानक देखिए ये हुआ है क्योंकि चुनाव आने वाला था। पिछले चुनाव में बीजेपी ने जो वादे किए थे उसको पूरा नहीं किया था। काउंसिल के इलेक्शंस आने वाले, पिछले चुनाव में उन्होंने स्टेटहुड देने का वादा किया था और उसी पर उन्होंने चुनाव जीता था। इस बार भी उनसे यही कहा जा रहा था कि आप पहले चुनाव का जो वादा है उसको पूरा करिए, फिर ये चुनाव लड़िए। और चुनाव होने वाले थे, इसलिए सारी चीजें हुई। क्या सारे लद्दाखी एक तरफ हैं? क्या उनमें भी कुछ बटे? लेकिन सभी चाहते हैं फुल स्टेटहुड? अक्सर हम देखते हैं ना कि अलग अलग तबके होते हैं। आप लोग कितने लोगों से मिले लगभग? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लद्दाख को कितना जानते हैं सिवाय नाम के। लद्दाख हमारे देश का एक हिस्सा है। जब तक हम लद्दाख जाएंगे नहीं, हमको समझ में नहीं आएगा कि है क्या वो। आज तक हमें ये नहीं पता था कि लद्दाखी लैंग्वेज क्या है, लेह में कौन सी जनजाति रहती है, कारगिल में कौन सी जनजाति रहती है, कारगिल से लेह कितना दूर है, चाइना बॉर्डर कितना दूर है, हमें नहीं पता है ना कुछ भी। आप एक बार जाइए लेह में, लद्दाख में, कारगिल में रहिए और वहाँ के लोगों को समझिए और कोशिश करिए ये जानने की कि वो भी भारत का हिस्सा कैसे है। अगर वो कह रहे हैं कि हम भारत का हिस्सा हैं और हमारी ये मांगे हैं उसको पूरी करनी है, तो बातचीत क्यों नहीं हो रही है? बातचीत कहाँ पे खत्म हो रही है? चलिए, मैं एक बहुत लेमैन सवाल पूछता हूँ, आम नागरिक। क्या आप वहाँ थी, लद्दाखियों से मिली? आपने कहा वो जनजाति हैं, लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारे ट्राइब्स की अपनी लैंग्वेजेस हैं। क्या देशभक्ति में कोई कमी नजर आई आपको? आप देशभक्ति पता नहीं किसको कहते हैं, मुझे नहीं समझ में आता। क्या मतलब सरकार कह रही है कि चाइना कनेक्शन, पाकिस्तान कनेक्शन। समझ में आता है कि देशभक्ति क्या होती है। ठीक है, जिस तरीके से हम रिजांगला गए थे, हमने वहाँ पे शहीदों के स्मारक देखे, हमने देखा कि 1961-62 में किस तरीके से लोग मरे थे। वो कैसे, मतलब हम बयान नहीं कर सकते। आप जाइए वहाँ पे देखिए कि कैसे लोग मरे थे। लेकिन वो बॉर्डर की बात है, देश के अंदर कोई देशभक्त है, ये कैसे हम पैरामीटर तय करेंगे? मुझे नहीं समझ में आता है। ये
ये बहुत कंट्रोवर्शियल। मरने वाला भी एक वो फौजी है जो लड़ा था करगिल में। आप क्या कुछ विक्टिम से मिल पाए? नहीं, वो हम लोग तो पहले आए थे वहाँ से, लेकिन मेरी देखिए वहाँ पे बहुत बातचीत हुई। चूँकि मैं एक एंथ्रोपोलॉजी स्टूडेंट रही हूँ, तो बात करना मेरे उसमें है। मैं चीज़ों को समझना चाह रही थी। एक स्टूडेंट था लद्दाख, वो लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ कर के गया है, उसकी पीएचडी कंप्लीट हुई है, वो आगे की रिसर्च कर रहा है। उसने ले यूनिवर्सिटी में उसने अप्लाई किया। उससे कम योग्य व्यक्ति को वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया गया, उसको नहीं बनाया गया। और 80 में से 78 लोगों को, 78 लोगों को, बाहरी लोगों को ला करके वहाँ पे रिक्रूट किया गया है। क्या पूरे लेह में, पूरे लद्दाख में क्या इतने भी बच्चे नहीं हैं कि आप 5 लोगों का भी रिक्रूटमेंट वहाँ पे कर पाए यूनिवर्सिटी में? अगर आप नहीं कर रहे हैं, अगर ये भेदभाव कर रहे हैं, तो इस अनरेस्ट के लिए कौन जिम्मेदार है? तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बता रही हैं गुंजन जी जो वहाँ थी कि वहाँ पर लोग नाराज़ हैं कि उनकी नौकरियाँ किसी और को दी जा रही हैं। वहाँ लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा। मतलब इकरा हैं, और इकरा भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई थी। इकरा, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई, किन जज्बातों के साथ आई? आपको क्यों लगा कि आपको यहाँ आना चाहिए? मैं लगातार हम लोग देख रहे हैं कि लद्दाख में जो हालात बन रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, और बहुत अफसोस हुआ कि सिर्फ प्रोटेस्ट करने के लिए किस तरीके से लोगों को बेरहमी से वहाँ पर प्रताड़ित किया जा रहा है। 4 लोगों की हत्या हो चुकी है, जिसमें से एक पुराने हमारे कारगिल पे लड़ने वाले सोल्जर थे। और वहाँ के लोगों को उनके जो मौलिक अधिकार है, जिसमें प्रोटेस्ट, राइट टू प्रोटेस्ट है, उससे भी वंचित किया जा रहा है। सोनम वांगचुक जी, जिसकी खुद इस सरकार ने पीठ थपथपाई थी जब 370 का एब्रोगेशन हुआ था, आज वो अगर लड़ रहे हैं अपने अधिकारों के लिए, तो ये सरकार ने उन पे एनएसए लगाकर उनको जेल में डाल दिया है। तो जो हालात वहाँ पर लगातार बनते जा रहे हैं, वो हम लोग सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ पर आई, क्योंकि हम चाहते थे कि बेहतर तरीके से हम वहाँ के लोगों की जो उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है वो देख सकें। क्या उनकी डिमांड्स है, जायज़ डिमांड्स हैं उनकी। वहाँ पर वो स्टेटहुड चाहते हैं, दे फील वॉइसलेस, क्योंकि दिल्ली में बैठे अधिकारी तय कर रहे हैं उनका पैसा, वहाँ पर डेवलपमेंट कैसे होगा, उनके रिसोर्सेज का किस प्रकार इस्तेमाल होगा, जबकि वो एक बहुत ही जोग्राफिकली डिफ़िकल्ट टेरेन है, एक लॉजिकल सेंसिटिविटीज़ हैं उस एरिया की। दे वांट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वो नहीं चाहते इस तरीके से उनकी इन्वायरमेंट को तहस नहस करें दिल्ली में बैठे अधिकारी, जो कि बहुत जायज़ डिमांड है। एंड वी हैव टू डिसाइड दैट वी नॉट ओनली हैव टू केयर फॉर लद्दाख एज अ लैंडेड टेरिटरी, बट ऑल्सो फॉर इट्स पीपल। वी हैव टू बी सेंसिटिव टू देयर डिमांड्स। एंड I urge this government and I urge the top court to take suo motu cognizance। सोनम वांगचुक जी की रिहाई हो और लद्दाख के लोगों की हर डिमांड को पूरा किया जाए। आप बरेली जा रही थी आज पूरा डेलीगेशन समाजवादी पार्टी का, आपको बरेली नहीं जाने दिया गया। पुलिस ने क्या कहा कि क्यों नहीं जा सकते हैं बरेली आप लोग? पुलिस प्रशासन ने कोई जवाब ही नहीं दिया। कोई ऐसा कानून नहीं है, कोई ऐसा उनके पास लिखित आदेश नहीं था जो हमने उनसे मांगा। हमने उनको ये तक कहा कि हमें आपकी निगरानी में भी वहाँ जाने में कोई आपत्ति नहीं है। हम लोग सिर्फ वहाँ पर संवाद कायम करना चाहते थे। वहाँ के लोगों पर जिस तरीके से नाइंसाफ़ी हो रही है, बेरहमी से जिस तरीके से लोगों को जेलों में भरा जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने आई लव मोहम्मद लिख दिया। तो सरकार कह रही उन्होंने पत्थर चलाए, साजिश थी, लोग बाहर से आए। योगी जी कह रहे हैं कचवा हिंद नहीं बनने देंगे, इस तरीके की बातें सीएम खुद कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड। जी, वही देखने हम जाना चाहते थे कि क्या वहाँ पर हो रहा है। अगर ये सब हो रहा है तो हम वहाँ पर जाके सिर्फ देखना चाहते थे। हम लोग कोई चोरों चक्के मुजरिम नहीं है। सब लोग एक पार्टी का डेलीगेशन था, समाजवादी पार्टी का, और 14 लोग जा रहे थे, अलग अलग जगहों से बरेली का रुख कर रहे थे। सभी लोग, हम यूपी के रहतवान भी हैं और वहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। हमें क्यों रोका जा रहा है? क्या ऐसी काली करतूत है भाजपा सरकार की जो वो छुपाना चाह रही है? प्रशासन ने बिल्कुल सत्ता के आगे घुटने टेक दिए। उनके कहने के अनुसार सारा वहाँ पर प्रकरण चल रहा है, और आज नहीं तो कल हम वहाँ पहुँचेंगे ज़रूर और इस सरकार को आईना दिखाएंगे। ये सरकार तय कर ले, या तो ये साफ कर दे कि ये संविधान को नहीं मानती है तो इसको संवैधानिक मूल्यों पर चलना पड़ेगा। इकरा बता रही हैं कि वो क्यों आई हैं यहाँ पर और बरेली उनको नहीं जाने दिया। तो मसला महत्वपूर्ण है लद्दाख को लेकर के, क्योंकि लद्दाख में इंटरनेट नहीं है, और इंटरनेट जब होता है तो अक्सर जब पत्रकार नहीं पहुँच पाते हैं तो कोई फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर लिखता है, इंस्टाग्राम पर लिखता है, वीडियोज़ आते हैं, तो शायद हम लोगों को भी पता चलता है दिल्ली में कि क्या हो रहा है और हम लोग उसे रिपोर्ट करते हैं। लेकिन इंटरनेट है नहीं लद्दाख में। बहुत सारी बातें हैं जो यहाँ नहीं आ पा रही हैं। सरकार की बातें तो आती हैं, एलजी साहब क्या कह रहे हैं, डीजीपी साहब क्या कह रहे हैं, लेकिन लद्दाख के लोगों की भी आवाज़ है, वो सुनना ज़रूरी है। और यही वजह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं। ये जो लद्दाख पर फैक्ट फाइंडिंग टीम है, ये 24 तारीख से पहले वहाँ गई थी, तो
तो लोगों में नाराजगी है कि उनकी नौकरियां किसी और को दी जा रही हैं, इसीलिए 6 शेड्यूल की मांग कर रहे हैं, अपनी ज़मीनों को अपने पास रखने की बात कर रहे हैं, ग्लेशियर्स को रखने की बात करें, सारी बातें हो रही हैं। लेकिन फिलहाल अब ये आगे कितना चलेगा हम नहीं कह सकते। फिलहाल लेह में शांति है, लेकिन अंदर दिलों में लोगों के एक डर भी है और गुस्सा भी। सहयोगी आर्यन के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।